मैं हूं अमन चौधरी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने अलग अलग केमिकल्स पढ़े कि किस तरीके के केमिकल्स होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग उन केमिकल्स का नेचर पढ़ रहे होंगे कि कौन सा केमिकल एसिड होता है, कौन सा केमिकल बेस होता है, कौन सा केमिकल सॉल्ट होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने छोटी क्लासेस में एसिड्स बेसिस के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम लोग उन चीजों को डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स में आके मेजर डिफरेंस क्या होता है, क्या इन तीनों के बीच में आपका कह सकते हैं हम लोग बहुत ज्यादा अंतर क्या है कि जिसकी वजह से तीनों अलग हैं। तो इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में। ये जो एसिड है, ये जो शब्द है इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। ये इंग्लिश का शब्द ही नहीं है। ये जो शब्द है इसे लिया ही कहां से गया है, आपका लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। कोई भी खट्टा पदार्थ, चाहे आप नींबू की बात कर लीजिए, संतरे की बात कर लीजिए, सबके अंदर क्या होता है, एसिड्स होते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं इनके गुणधर्म होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। किसी भी नीले लिटमस को अगर आप एसिड में डुबाएंगे तो वो नीला लिटमस किस में बदल जाएगा, लाल में बदल जाएगा। ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं। अगर आप इन्हें जल में घोलेंगे तो ये जो है H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे होते हैं हमारे दुर्बल अम्ल वीक एसिड्स। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। H2SO4 को हमारा सल्फ्रिक एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। HNO3 को हम लोग आपका नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये तीनों जो होते हैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि किसी इंसान की अगर एक खाल पर पड़ जाए तो उसके खाल में से वो हड्डी निकाल दे, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दूसरे प्रकार के एसिड्स होते हैं हमारे दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड्स। ये कौन कौन से होते हैं, CH3COOH, मिथेनोइक एसिड, लैक्टिक अम्ल जो आपकी दही के अंदर होता है, ऑक्सैलिक अम्ल ये जो आपका संतरा जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो ये जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल कुछ इस प्रकार के होते हैं, हमारे नॉर्मल लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दुर्बल अम्ल होते हैं, नींबू हो गया हमारा, विनेगर हो गया हमारा, संतरा हो गया, इन सब के अंदर जो अम्ल होते हैं वे यही अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। जो अम्ल है जब हम उसके अंदर पानी मिलाते हैं तो वो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है तनु अम्ल डाइल्यूटेड एसिड। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। किसी भी एसिड के अंदर जब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, वो सांद्र हो, और पानी की मात्रा कम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, सांद्र अम्ल। और दूसरा होता है हमारा तनु अम्ल जो कि होता है डाइल्यूटेड एसिड। किसी अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। कभी भी जो आपका अम्ल हो वो ज्यादा मात्रा में ना होकर वो कम में हो जाए और जो जल है वो ज्यादा मात्रा में हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे तनु अम्ल या फिर डाइल्यूटेड एसिड। इसका एग्जांपल दें, जो आपके घरों के अंदर तेजाब वगैरह जो इस्तेमाल होता है, वैसे तो गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, लेकिन वो जो होता है एक तरीके का डाइल्यूटेड एसिड होता है। वो जो होता है वो कंसंट्रेटेड नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेटेड का मतलब है अम्ल की मात्रा ज्यादा है। वो एसिड अगर किसी की खाल पर भी पड़ जाए तो वो हड्डी तक गला सकता है, इतना ज्यादा आपका खतरनाक होता है। तो जो मार्केट में जो हम लोग को एसिड्स मिल जाते हैं जनरली वो डाइल्यूटेड अम्ल होते हैं। उनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है। तो इस तरीके से हम लोग अम्ल जो है, एसिड जो है, इन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं और इस तरीके से हम लोगों ने इनको समझा। अब बात करते हैं क्षारक के बारे में, बेस के बारे में। अम्ल का भाई होता है लेकिन अम्ल से बिल्कुल उल्टा होता है, इसके गुणधर्म उससे बिल्कुल उल्टे होते हैं। इसको हम लोग क्षारक कहते हैं, बेस कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं जो स्वाद में खट्टे थे, क्षारक क्या होता है जो स्वाद में कड़वे होते हैं। इनके भी खुद के कुछ गुणधर्म होते हैं। ये स्वाद में कड़वे एवं छूने पर साबुन जैसा महसूस होते हैं। आप किसी भी क्षारक को छू के देखेंगे तो वो साबुन जैसा महसूस होगा, हल्का साबुन साबुन लगेगा आपको। और स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। अम्ल जो थे वो नीले को लाल में बदल रहे थे, लाल को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। अगर इसे जल में हम लोग घोलेंगे तो ये आपका OH नेगेटिव आयन देंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये तीनों जो है हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे वैसे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं।
कुछ दुर्बल क्षारक होते हैं जो कि आपका वीक बेसिस होते हैं, वो कौन से होते हैं? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है एक वीक बेस है। और ये जो बेसिस हैं हम लोगों को नॉर्मल हमारी जैसे एसिड जो होता है हमारे नॉर्मल हमारी डेली टू डेली लाइफ में मिल जाते हैं, वैसे बेसिस में हम लोग देख सकते हैं। हमारा साबुन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर बहुत सारी हमारे घर के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर बेस होता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो ये बेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं अम्ल से बिल्कुल उल्टे होंगे और स्वाद में कड़वे होंगे और छूने पर आपका साबुन जैसा टच होंगे। अब अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, सूचक या फिर इंडिकेटर्स। क्या होते हैं सूचक? हमने अम्ल की बात करी, हमने क्षार की बात करी। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, लेकिन आप हर चीज को तो चक्के देख नहीं सकते हैं कि सामने कोई चीज पड़ी हुई है, अपने चक्के बता रहे हैं आप इसको ये अम्ल है या फिर क्षार है, क्या पता वो क्या हो। तो इसलिए हम लोग एक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें बताता है कि जो हम लोगों के पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ऐसे पदार्थों को हम लोग सूचक कहते हैं या फिर इंडिकेटर कहते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। यह अपने रंग या गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल लेते हैं। सूचक क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ के अंदर अम्ल है या फिर क्षार है, यह हमें सूचक बताते हैं। कैसे बताते हैं? अगर आप इसे अम्ल में या फिर क्षार में किसी में भी घोलेंगे तो ये या तो अपनी गंध बदल लेंगे, स्मेल बदल लेंगे, या फिर ये अपना रंग बदल लेंगे। इस प्रकार से हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ जो है वह अम्ल है या फिर क्षार है। सूचक के प्रकार, वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं परंतु इनके सामान्य प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। वैसे तो जो सूचक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही सूचक को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वे जो आपका प्रकृति हमें देती है, जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, ऐसे सूचक क्या कहलाते हैं? हमारे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, लिटमस, हल्दी, चाइना रोज। चाइना रोज क्या होता है? गुड़हल का पौधा, लाल गोभी आदि। ये सारे के सारे जो है हम लोग को, क्योंकि प्रकृति दे रही है, हम लोगों ने इन्हें नहीं बनाया, तो ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब इसका रंग बैंगनी होता है। ये जो लिटमस होता है ये एक तरीके का आपका नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है, जिसे थैलाफाइटा समूह के लाइकन से निकाला जाता है। लाइकन जो हम लोगों ने पढ़े थे क्लास 9th में, थैलाफाइटा समूह, उसके लाइकन्स जो पौधे होते हैं उनमें से इसको निकाला जाता है। और जब ये ना तो अम्ल होता है, ना ही एसिडिक होता है, ना ही बेसिक होता है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। इससे पत्र बनाए जाते हैं, इससे पेपर बनाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल करके लिटमस पेपर्स बनाए जाते हैं। लिटमस पेपर क्या होते हैं? लिटमस पत्र यानी लिटमस पेपर। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, नीला एवं लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो लिटमस जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हम पत्र बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, जिससे लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, दो रंग के, नीला एवं लाल। जो हमारा नीला लिटमस पेपर होता है ये अम्ल में जब डाला जाता है तो उसको लाल कर देता है, और जो हमारा लाल लिटमस पेपर होता है इसको जब हम क्षार में डालते हैं तो ये उसको नीला कर देता है। इस प्रकार से लिटमस का हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग क्या बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ हमारा क्षार है या फिर अम्ल है। दूसरा हमारा प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी। हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, यह पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफेद कपड़े पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन से धोते हैं तो यह दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। आप सब लोगों ने देखा होगा हल्दी का दाग अगर कभी भी कपड़े पर लग जाता है तो मम्मी मना करते हैं उसे साबुन से धोने के लिए, साबुन से उसे नहीं धोती हैं। क्यों नहीं धोती हैं? क्योंकि साबुन के अंदर क्षार होता है, और कभी भी हल्दी जो है क्षार के साथ अगर रिएक्ट कर जाती है, अभिक्रिया कर जाती है, तो वह लाल कलर की हो जाती है। तो वो जो धब्बा होता है वो धुलने की जगह क्या होता है? लाल कलर का हो जाता है। इसलिए उसको साबुन से नहीं धोया जाता है, क्योंकि उसने अपने रंग में परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि पदार्थ हमारा क्षार है या नहीं है, तो ये एक सूचक है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम उसे अम्ल के साथ रिएक्ट करवाएं, एसिड के साथ करवाएं, तो किसी भी प्रकार से रंग नहीं बदलती है। क्षारक के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। क्षारक के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो भूरा लाल हो जाता है। इसी वजह से हम लोग कभी भी साबुन से या फिर हल्दी को कभी भी किसके साथ रिएक्ट नहीं करवाते हैं? क्षार के साथ रिएक्ट नहीं करवाते हैं, क्योंकि एक सूचक होता है हमारे रंग में बदलाव कर लेता है। अगला जो हमारा सूचक होता है वो होता है संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। संश्लेषित मतलब ये हम लोग को प्रकृति नहीं दे रही है, इसको कौन बना रहा होगा? हम लोग बना रहे होंगे। तो ऐसे इंडिकेटर्स को सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं।
ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फिथिलीन आदि। ये वो सूचक होते हैं जिनको हमें प्रकृति ने नहीं दिया, अलग अलग रसायनों का उपयोग करके इनको बनाया जाता है। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण होते हैं, एक होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है हमारा फिनोल्फिथिलीन या फिर फिनोल्फिलीन। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए होता है। ये अपने रंग में परिवर्तन करके हमें बताते हैं कि जो पदार्थ है वह क्षारक है या फिर अम्ल है। ये हमारा फिनोल्फिलीन है और ये जो है हमारा ये मेथिल ऑरेंज या फिर मिथाइल ऑरेंज है। हम लोगों ने रंग बदलने वाले सूचकों की बात कर ली, अब ऐसे सूचकों की बात कर लेते हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन करते हैं। ऐसे सूचकों को हम लोग गंधीय संसूचक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो गंध होती है उसे आप अम्ल माध्यम में डालेंगे फिर क्षारक के माध्यम में डालेंगे तो उसकी गंध बदल जाएगी, और गंध बदलने से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो पदार्थ है अम्ल है या फिर क्षार है। ऐसे पदार्थों को हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है वेनिला, प्याज एवं लौंग। वेनिला नाम बहुत बार सुना होगा, आइसक्रीम सबने खाई होगी। वो जो वनीला जो फ्लेवर होता है, जहां से वो फ्लेवर आता है ना, जिस सोर्स से, जिस स्रोत से, वो जो वेनिला होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है गंधीय सूचक के तौर पर। दूसरा होता है हमारा प्याज भी हम लोगों ने सबने खाई है। प्याज जो होता है एक ऐसा एग्जाम्पल होता है, ये भी गंध बदल लेता है अपना अम्ल या फिर क्षार के अंदर। और तीसरा होता है हमारा लौंग। ये सारे के सारे पदार्थ जो होंगे अपने गंध बदल रहे होंगे, इसलिए इनको गंधीय सूचक कहते हैं। चौथा जो हमारा इंडिकेटर होता है ये होता है सार्वत्रिक सूचक या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फिलीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का ही पता लगा जा सकता है, जबकि इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता का माप भी पता लगाया जा सकता है। आपके जो हम लोगों ने जितने भी अभी तक सूचक लिए, चाहे वो आपका गंधीय सूचक हो चाहे वो आपका रंग बदलने वाले सूचक हो, वो खाली ये बताते थे कि दिया गया पदार्थ आपका अम्ल है या फिर क्षारक है। लेकिन ये जो होते हैं सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये आपको उसकी प्रबलता भी बताएंगे कि उसकी पावर क्या है। वो अम्ल तो है लेकिन कितनी पावर का, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा अम्ल है। ऐसे सूचक को हम लोग सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। कुछ इस प्रकार की पट्टी होती है जिसके ऊपर हम लोग को जिस तरीके का हम लोग का एसिड होता है वो हम लोग पता लगा सकते हैं, या फिर क्षारक का पता लगा सकते हैं कि वो कितना प्रबल है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को, ऐसे सूचकों को हम लोग सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। सूचकों के बाद अब अभिक्रिया देख लेते हैं कि आखिर अम्ल की धातु से क्या अभिक्रिया होगी। कभी भी किसी अम्ल एसिड को किसी मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा जान लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड मेटल्स। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। कभी भी किसी अम्ल को किसी भी धातु के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाएगी तो हम लोगों को सॉल्ट देगा, लवण देगा उसी धातु की। लवण क्या होता है? लवण एक उदासीनीकरण आपका पदार्थ होता है जो ना तो आपका अम्ल होता है ना ही आपका क्षार होता है। अम्ल प्लस में धातु गिव्स लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल लेके देखते हैं। एक H2SO4 हमारा एसिड है, इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं जिंक के साथ, जिंक क्या एक मेटल है, जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को उसके सल्फेट में से हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा और ZnSO4 बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, जो कि एक सॉल्ट है, लवण है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम जो है रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हम लोग को बना देगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि सादा नमक होता है और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी कोई भी अम्ल अगर किसी भी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो धातु होगी उस अम्ल के साथ अपना लवण बना देगी, धातु का लवण बना देगी और साथ में हाइड्रोजन गैस छोड़ेगी। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग अम्ल की धातु से अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन गैस की जांच। अभी जो ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन देखी, इसमें क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। हम किसी धातु को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। हमारी ऊपर वाली जब रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो ऊपर वाली रिएक्शंस में हमने देखा क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है।
हाइड्रोजन निकलने के कारण हम लोग एक रिएक्शन करवाते हैं या फिर हम लोग एक टेस्ट करते हैं पता लगाने के लिए कि रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा। इसको हम लोग पॉप टेस्ट भी कहते हैं। क्या करते हैं, जिस भी ट्यूब से आपका जहां पे रिएक्शन हो रही होती है, जिस भी ट्यूब से आपका निकल रही होती है, गैस निकल रही होती है, उस ट्यूब से इस तरीके से एक पाइप कनेक्ट किया जाता है। उस पाइप को सोप बबल नीचे जो होता है साबुन के पानी से हम लोग पास करवाते हैं। जब भी ये गैस जो इसमें से निकल रही होगी इस सोप बबल में से निकलेगी तो ये बुलबुले बना देगी, बबल्स बना देगी। जब ये बबल ऊपर जाएंगे तो इस बुलबुले के पास जब हम मोमबत्ती लेकर जाएंगे, अगर ये जो बुलबुले होंगे पप करके फूटते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब इसके अंदर कैसी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और इसी को ही हम लोग हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग भी कह देते हैं, पॉप टेस्ट भी कहते हैं। अब देख लेते हैं जो हमारा अम्ल है वो धातु के कार्बोनेट तथा धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। हाउ एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एक बात याद रखिएगा, मेटल का जो नेचर होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। तो मेटल का कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी पदार्थ होगा, उसका नेचर भी क्षारीय होगा। तो कभी भी क्षार और अम्ल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा लवण बनाते हैं। तो इसी वजह से धातु के कार्बोनेट कभी भी अम्ल के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो क्षारीय नेचर का है, ये जो है अम्ल है, ये लवण बनाएंगे। और साथ में क्या बना रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मेटल कार्बोनेट कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। उदाहरण के थ्रू देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एक मेटल है, मेटल के कार्बोनेट के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक अम्ल है, रिएक्ट कभी भी करेंगे तो रिएक्शन के थ्रू हम लोग को CaCl2 मिल रहा होगा जो कि एक लवण होता है, सॉल्ट होता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही होगी, साथ में H2O यानी पानी मिल रहा होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, ये जो आपका कार्बोनेट होता है इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि यहाँ निकल जाती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके H2O बना लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड, ये जब रिएक्ट करता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ तो ये NaNO3 बना लेता है, सोडियम नाइट्रेट बना लेता है जो कि एक सॉल्ट है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में H2O पानी रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से तो आपका धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं। धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। जो आपकी रिएक्शन होती है उसके अंदर सेम रिएक्शन होती है, बस नाम चेंज होता है। ये मेटल कार्बोनेट होता है, ये जो होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। यहाँ ये Na2CO3 था, यहाँ Na2 की जगह है NaHCO3 हो गया, या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। कभी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ, जैसे यहाँ HCl है, तो दोबारा से वही आपका सोल्यूशन मिलेगा आपको, NaCl नमक के तौर पर सॉल्ट मिल जाएगा आपको, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O। तो कभी भी कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपको सॉल्ट देगा, सॉल्ट के साथ में आपको वाटर देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देगा।